हर दिन हर पल बनती खबरें बदलती। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वित्त मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से एक विशेष वित्तीय समावेशन अभियान चलाने का किया फैसला। बैंक खातों में संतोषजनक स्तर हासिल करना और किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे का विस्तार कर इसमें अधिक से अधिक पात्र लोगों को शामिल करना है अभियान का मकसद। 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलाया जाएगा अभियान। भारत के 6 जिलों से होगी इसकी शुरुआत। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अनाज का पर्याप्त भंडार, गेहूं, आटा और चावल की कीमतें नियंत्रण में। केंद्र ने किसी भी तरह की मूल्य वृद्धि से बचने के लिए उठाए हैं कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेती को सस्ता और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार कर रहे हैं प्रयास। किसान अब शून्य बजट गौ आधारित करेंगे प्राकृतिक खेती। किसानों को फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड से मिलेगी निजात। गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि वैज्ञानिक करेंगे प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2022 संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा कि अधिक पानी के उपयोग पर आधारित जीवन शैली में बदलाव की है आवश्यकता। तीसरी फसल लेने से उत्पादन बढ़ा, लेकिन जल की उपलब्धता हो रही है प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से, जहां वित्त मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से एक विशेष वित्तीय समावेशन अभियान चलाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इसका मकसद बैंक खातों के संबंध में एक संतोषजनक स्तर हासिल करना है और किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे का विस्तार कर इसमें अधिक से अधिक पात्र लोगों को शामिल करना है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि ये अभियान 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगा और इसमें मौजूदा खातों को मोबाइल और आधार नंबर से जोड़ने और अपने ग्राहकों को जानने की पूरी प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ट्वीट में आगे कहा गया है कि इसकी शुरुआत भारत के 6 जिलों ओडिशा के कटक, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, महाराष्ट्र के पुणे, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, मध्य प्रदेश के दतिया और असम के बारपेटा में ग्राम पंचायत स्तर से की जाएगी। गेहूं और चावल की खुदरा और थोक कीमतों में कमी दर्ज की गई है और पिछले सप्ताह के दौरान गेहूं के आटे की कीमत स्थिर रही है। पिछले 2 वर्षों में गेहूं और चावल की कीमतें प्रासंगिक वर्षों के दौरान एमएसपी वृद्धि के अनुरूप कमोबेश बढ़ी हैं। 2021-22 वर्ष के दौरान कीमतें तुलनात्मक रूप से कम थीं क्योंकि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ओएमएसएस के माध्यम से लगभग 80 एलएमटी खाद्यान्न को खुले बाजार में उतार दिया गया था। भारत सरकार नियमित रूप से गेहूं और चावल सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमत परिदृश्य की निगरानी कर रही है और जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। भारत सरकार कीमतों से अच्छी तरह अवगत है और साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से इसकी निगरानी कर रही है। सरकार ने मूल्य वृद्धि से बचने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इसके बाद गेहूं और चावल की कीमतों पर तत्काल नियंत्रण कर लिया गया है। कीमतों को नियंत्रित करने और समाज के निर्बल वर्गों को किसी भी कठिनाई से बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि देश के निर्धनों और जरूरतमंदों को आगामी त्योहारों के मौसम में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और उन्हें बाजार की प्रतिकूल ताकतों से बचाया जा सके। भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अन्य कल्याणकारी योजनाओं और PMGKAY की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक केंद्रीय पूल में उपलब्ध रहे और कीमतें नियंत्रण में रहें।
उत्तर प्रदेश के किसान अब शून्य बजट गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे। इससे किसानों को फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड से निजात मिलेगी। गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि वैज्ञानिक प्रशिक्षित करेंगे। अक्टूबर में किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र बरखचा में प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेती को सस्ता और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों ही पद्धति में गाय के गोबर एवं गौमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए अब गौ आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे मृदा की सेहत तो सुधरेगी ही, साथ ही उपज बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, खेती की लागत में भी कमी आएगी। एसोसिएट प्रोफेसर फसल सुरक्षा डॉक्टर जयप्रकाश राय ने बताया कि गौ आधारित खेती करने से मिट्टी में कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, साथ ही पोषक तत्वों की मात्रा फल और सब्जियों में बढ़ोतरी होगी। पहले वर्ष में ही 90% लाभ होने लगता है, जबकि जैविक खेती में किसानों को 3 वर्ष बाद लाभ मिलता है। एसोसिएट प्रोफेसर फसल सुरक्षा डॉक्टर राय ने बताया कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र पर आधारित है। एक देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र से एक किसान लगभग 30 एकड़ जमीन पर शून्य बजट खेती कर सकता है। देसी प्रजाति के गौवंश के गोबर एवं मूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत तथा जामन बीजामृत बनाया जाता है। इनका खेत में उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ साथ जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है। इस विधि से खेती करने वाले किसानों को बाजार से किसी प्रकार की खाद और कीटनाशक रसायन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसान कम उत्पादन के कारण फसल में रासायनिक दवा, खाद, खरपतवार नाशी का प्रयोग करने लगे। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई। इसके चलते जमीन बंजर होने लगी। खेती में लगातार बढ़ते केमिकल के प्रयोग से खेती का मुनाफा कम हो रहा है। पशुओं के चारे के लिए शुद्ध और गाय आधारित प्राकृतिक खेती से कुछ महीनों में ही खेती की लागत कम हो जाएगी, साथ ही मुनाफा भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए अधिक पानी के उपयोग पर आधारित जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता है। पानी को रिसाइकिल कर उसे उपयोग में लाने, कम पानी के उपयोग से गतिविधियां संचालित करने की पद्धतियों को रोजमर्रा के जीवन में अपनाना होगा। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए धरती इस स्वरूप में छोड़नी होगी जिससे भावी पीढ़ी भी धरती पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। हमें इन चिंताओं को ध्यान में रखकर जल नीति बनानी होगी। नीति ऐसी बने जिससे जनता के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री चौहान मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2022 पर मंत्रालय में हुई जल विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश जल उपयोग के लिए पूर्णतः सहज है। वर्ष 2003 के बाद प्रदेश में पानी रोककर सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गई है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 42 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। हम कम पानी में अधिक और प्रभावी सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए कैनाल सिस्टम के स्थान पर प्रेशर पाइप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उद्देश्य अधिक से अधिक पानी बचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को शुद्ध पेयजल सरलता से उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से जल जीवन मिशन गांव-गांव में क्रियान्वित किया जा रहा है। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जल अभिषेक अभियान में विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप सभी जिले में बड़ी संख्या में अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रॉप पैटर्न अब बदल रहा है। खेती में तीसरी फसल लेने की व्यवस्था में प्रवेश कर लिया है। ये फसल प्राय गर्मी के दिनों में ली जा रही है जो भूजल पर आधारित है। इससे उत्पादन तो बढ़ रहा है पर भूजल स्तर निरंतर नीचे जा रहा है। अधिक सिंचाई वाली फसलों के कारण नदियां भी दम तोड़ रही हैं। इन मुद्दों पर विचार अवश्य है। उद्योगों में भी पानी की मांग निरंतर बढ़ रही है। भविष्य में पानी की उपलब्धता और मांग को देखते हुए रणनीति बनाना आवश्यक है। पीने का पानी आज भी बहुत से ग्रामों और बसाहटों में बड़ी समस्या है। भविष्य में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती होगी। किसानों की अग्रणी सहकारी संस्था कुर्बको की 42वीं वार्षिक आम सभा की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के अलावा किसानों के कल्याण व विकास को लेकर क्रिप्को ने
अब की प्रतिबद्धता दोहराई है और देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। 42वीं वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृभको के साल भर के कार्यकलापों का लेखा जोखा पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कृभको के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने कहा कि समिति ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सर्वाधिक लाभांश अर्जित किया है। हमने अपने साधारण सभा में बताया है कि लगभग हमने 45 लाख टन फर्टिलाइजर सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा हमने कंपोस्ट, जिंक, बायो फर्टिलाइजर और उत्तम किस्म के बीज किसानों तक पहुंचाए हैं। वार्षिक आम सभा में भाग लेने आए डेलीगेट्स ने भी कृभको द्वारा किसान हित में लिए जा रहे निर्णयों की सराहना की। मोदी साहब का सपना है कि किसानों की आय डबल करनी है, तो डबल करनी है तो वैल्यू एडिशन में जाना चाहिए। और जिस तरह कृभको काम कर रही है और आने वाले दिनों में जो खासकर गुजरात के जो गन्ने किसान हैं, इसके लिए इथेनॉल बेस्ड जो इंडस्ट्री 300 करोड़ का रोकाण हजीरा में होने वाला है। इस स्कीम में हम उनको मंजूरी देने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में इनसे किसानों को बहुत फायदा होगा। कृभको दिनों दिन तरक्की पे जा रही है और कृषकों को जो यूरिया खाद और बीज की कमी जाती थी वो पूर्ति हो रही है और काश्तकारों द्वारा, कृषकों को द्वारा कृभको कंपनी का बहुत बहुत आभार मानती है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकार बंधुओं को सहकारिता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि किसानों के कल्याण को समर्पित कृभको ने साल भर में किसानों के बीच नवीन कृषि तकनीक हस्तांतरण के लिए किसान बैठक, खेत प्रदर्शन, खेत दिवस, सहकारी सम्मेलन, सामूहिक चर्चा और तकनीकी दीवार पेंटिंग जैसे 6013 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे लगभग 2.43 लाख किसान व सहकारी समितियां लाभान्वित हुई हैं। नई दिल्ली में कृभको की 42वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान एक और जहां साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के अलावा भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा हुई, वहीं किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने में कृभको किस तरह कार्य कर सकता है, इसको लेकर भी चिंतन मनन हुआ। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य तेलों पर मौजूदा रियायती आयात शुल्क को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और कीमतों को नियंत्रण में रखना है। अधिसूचना के मुताबिक खाद्य तेल आयात पर रियायती सीमा शुल्क को और 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब नई समय सीमा अब मार्च 2023 होगी। खाद्य तेल की कीमतें वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण कम होते स्तर पर रही हैं। कम होती वैश्विक दरों और आयात शुल्क में कमी के साथ भारत में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में काफी गिरावट आई है। किसानों की अग्रणी सहकारी संस्था नेफेड की सामान्य निकाय की 65वीं वार्षिक बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के अलावा किसानों के कल्याण व विकास को लेकर नेफेड के अध्यक्ष डॉक्टर विदेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। नेफेड की 65वीं वार्षिक आम सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक के क्या मुख्य एजेंडा और नतीजे रहेंगे, भविष्य में किस तरह के संपन्न और खुशहाल बनेंगे, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह। हर बार ये बैठक आयोजित होती है, नए नए इश्यूज होते हैं और किसानों के हित में आप निर्णय लेते हैं। इस बार की 65वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था? देखिए, मुख्य एजेंडा तो वही है कि किसानों की किस तरह से मदद की जाए, और नेफेड खाली किसान तक सीमित नहीं है। ये जहाँ उपज के और किसान के बारे में चिंतित है, वहाँ कंज्यूमर के बारे में भी चिंतित है। छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक नेफेड किसानों की जो उपज का ध्यान रखती है और साथ साथ उसको स्टोर करके जब ऑफ सीजन होता है तो उसमें जब मार्केट में किसी भी चीज़ की दलहन की हो, प्याज की हो और किसी पर कमोडिटी की हो, तो नेफेड अपने भंडारों से निकाल के और उपभोक्ता को सप्लाई करता है। कोऑपरेटिव में जहां किसान की मदद हो रही है, जहां कंज्यूमर की मदद हो रही है, इससे भी बड़ी मदद जो है वो एम्प्लॉयमेंट के सर्कल में हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। भविष्य में किस तरह जैसे FPOs को भी
आप स्थापित कर रहे हैं, एक नया कोलैबोरेशन स्वयंसेवी संगठनों का खड़ा करके उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का आप काम कर रहे हैं, तो इससे किस तरह के परिणाम हम भविष्य में देखेंगे? देखिए, नई सोच है सरकार की कि एफपीओ बनाई, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, कि जो विशेषकर किसान की फसल को खरीदेंगे, उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है फसल के लिए, और क्या साधन जुटाए जा सकते हैं, कौन सा खाद किस समय, कितना पानी, हर एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एफपीओस जो हैं वो ज़्यादातर किसानों के हैं, किसान खुद उसमें भागीदार है, वो अपनी फसल के बारे में सोचने लायक एक समूह के माध्यम से और अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये मेरा कहना है एफपीओस का। तो ये थे नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, जिनका मानना है कि साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के अलावा वार्षिक आम सभा में किसानों की समस्याओं के बारे में चिंतन और मनन किया गया, ताकि भविष्य में उन्हें उपज के वाजिब दाम मिलने के अलावा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए नई रणनीति बन सके। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के अनुसंधान व विकास के लिए यूके के प्रमुख संस्थान क्रैनफील्ड विश्वविद्यालय बेफोर्ड का दौरा किया। ये विश्वविद्यालय बर्मिंघम में है और ये विद्यालय के संघ का हिस्सा होगा, जिसने हरियाणा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी हरियाणा को पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, प्री हार्वेस्ट फैक्टर, जैव रसायन, संरक्षण के तरीके, पैकेजिंग, एथिलीन, कटाई के बाद के रोग, जैव रासायनिक परिवर्तन, मूल्यांकन के तरीके और खाद्य अपशिष्ट प्रबंध के मूल सिद्धांतों पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान को और विकसित करने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के विंध्या क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी करने में मशरूम की खेती अब मददगार होगी। सरकार कम लागत में अधिक आय अर्जित करने के लिए नकदी औद्योगिकी फसलों को बढ़ावा दे रही है। सेहतमंद व प्रोटीन युक्त होने के चलते बाजार में लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। विकास खंड सिटी में मंडी समिति के पीछे रामकृष्ण तथा राजगढ़ में उदय प्रताप सिंह सहित कई किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं। बरखचा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में सितंबर के अंतिम सप्ताह में मशरूम उत्पादन तकनीक के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी ने बताया है कि अच्छे उत्पादन के चलते जनपद में कई किसानों का रुझान मशरूम की खेती की ओर बढ़ा है। किसानों को इसके लिए विभिन्न फसलों पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से मशरूम की खेती को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही मशरूम की खेती किसान कम जगह एवं कम समय में करके अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका बाजार स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध है। एक बैच में लगभग 30 किसानों को उत्पादन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सफेद बटन मशरूम की खेती अक्टूबर से फरवरी मार्च तक होती है। वहीं मिल्की मशरूम की खेती सितंबर माह में की जाती है, जबकि ढिंगरी मशरूम का उत्पादन जो है वो मार्च से मई महीने तक होता है। चिलर प्लांट लगाने के बाद साल भर मशरूम का उत्पादन हो सकेगा। राजगढ़ के किसान उदय प्रताप सिंह ने बताया है कि मशरूम की खेती को करने के लिए वन जगह की आवश्यकता होती है। मशरूम की फसल आरंभ में संदूक की भांति उचित लंबाई और ऊंचाई वाले आयताकार सांचा तैयार किया जाता है और इसमें भूसा और पुआल आवश्यकता होती है। भूसा बारिश का भीगा ना हो, भूसा कटा ना होने पर मशीन से काट लेना चाहिए और इसके बाद भूसे को 75% तक नमी युक्त किया जाता है और इनको बोरों में भरा जाता है, जिसके बाद उन बोरों में बीज को लगाया जाता है। अब इन बोरों के मुंह को रस्सी, टाट आदि से बांध देते हैं। इसके बाद इन बोरों को नमी बनाए रखने के लिए वातानुकूलित स्थान में रख देते हैं। मॉनसून भले ही विदाई के अंतिम पड़ाव पर हो, लेकिन बारिश की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 6 अक्टूबर से एक बार फिर हिमाचल प्रदेश समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का दौर चल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आगामी 6 अक्टूबर से फिर से भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। मौसम विभाग की माने तो 6 अक्टूबर के बाद 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि उड़ीसा में 6 अक्टूबर तक, गंगेय पश्चिमी बंगाल में 4 अक्टूबर, झारखंड में आज और कल, बिहार में 4 और 5 अक्टूबर, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में 5 और 6 अक्टूबर, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में 6 अक्टूबर और छत्तीसगढ़ में 4 और 5 अक्टूबर को गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बीते सप्ताह अनुमान जताया था कि सितंबर माह के अंत उत्तर भारत से मानसून की विदाई हो जाएगी और कहीं कहीं तो विधिवत मानसून की विदाई हो भी चुकी है, लेकिन उसके बाद भी भारी बारिश की चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई करें। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही मूंगफली के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। किसान लाल मिर्च की बुआई करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। वहीं बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। अभी मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई कर सकते हैं। तेलंगाना में केले की रोपाई करें। वहीं मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। किसान तिल की बुआई करते रहें। यहाँ लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तेलंगाना में धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान मक्के के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके अलावा अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना न भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी कि खास खबरों पर। देश में विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH आज औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जोधपुर स्थित वायुसेना बेस पर आयोजित समारोह में पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल किया गया। इससे वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति के रूप में ये उनका पहला गुजरात का दौरा है। राष्ट्रपति ने आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाकर अपने दौरे की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने गांधी आश्रम का दौरा किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के भदोई के औरई कोतवाली से कुछ दूर नरथुआ स्थित एकता दुर्गा पूजा पंडाल में रविवार रात करीब 8 बजे आरती के समय भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग झुलस गए हैं। झुलसने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। इन्हें CHC व निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 3 मंजिला इमारत के एक हिस्से के गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे में 4 मजदूर मलबे में दब गए थे, जिसमें से 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मलबे में दबे अन्य मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। सुरक्षित निकाले गए मजदूर का इलाज नजदीक के अस्पताल में चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आंध्र प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे के दौरान नेल्लोर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा है और युवा उनके बारे में जितना पढ़ें उतना ही बेहतर है। इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू भी उनके साथ मौजूद रहे। और कृषि विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर अपने बयानों के कारण बिहार की राजनीति में चर्चा में आए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है और उसे राज्यपाल को भेज दिया गया है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कल अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दिया था। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।